नमस्कार। एनसीईआरटी जगत में आपका स्वागत है। हम इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 2 देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में अर्थात यहाँ आदि मानव की बात की जाएगी। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ तुषार के मन में जो प्रश्न उठा है, उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे थे और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और सब पेड़ पौधे सब पीछे की ओर जा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि बरसों पहले लोग कैसे यात्रा करते थे। तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे क्योंकि हम तो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? पूर्व काल के लोग कैसे यात्रा करते थे, यह एक सहज प्रश्न उनके मन में उठा। और उन्हें यह भी आभास हो गया होगा कि निश्चित रूप से वे लोग भी यात्रा करते होंगे। से संबंधित आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। यहाँ बताया गया है उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर 20 लाख साल पहले भी लोग रहा करते थे। यानी 20 लाख साल पहले की बात, 1 लाख साल भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 10 लाख साल भी नहीं, 20 लाख साल पहले की बात। और जो लोग रहते थे इस 20 लाख साल पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में, उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। यानी जो आदि मानव थे वे आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। वो भोजन, यह नाम इन्हें इसलिए इन्हें दिया गया क्योंकि वे भोजन का इंतजाम करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया करते थे। जंगली जानवरों का शिकार करना, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ना, यही उनका मूल रूप से कार्य हुआ करता था। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। तात्पर्य यह है कि उन्हें प्रारंभिक जीवन जो था यानी 20 लाख साल पहले,
वो कठिनाइयों का समय था और जीवन जीना सरल नहीं था, क्योंकि अज्ञानता बहुत अधिक थी, जागरूकता की कमी थी, सतर्कता की, उन्हें सतर्क रहने की अधिक आवश्यकता होती थी। जीवन को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उन्हें यह भी जानना पड़ता था कि कुछ पेड़ पौधे जो हैं नहीं खाए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें विष होता है। यह सभ्यता कितनी, ये पूर्व काल के लोगों का जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, हम उस अनुभव और उस ज्ञान पर ही वर्तमान जीवन जी रहे हैं, यह हमें समझना चाहिए। क्योंकि उन्होंने प्राण भी गंवाए, संभवतः किसी आदिमानव ने किसी पेड़, किसी जहरीले पौधे को खाया, किसी ने देखा कि नहीं यह तो पौधा जहरीला है, तो एक ज्ञान वहाँ निर्मित हुआ कि यह जहरीला पौधा है। तो यह ज्ञान एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इसी प्रकार से यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी प्रकार का ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है, और लोग धीरे धीरे सभ्य हुए, सभ्यताएं बढ़ी और ज्ञान का इस प्रकार से विकास हुआ। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो बहुत विकसित नहीं हैं, लेकिन आखेटक का कार्य करना या उसी पुरानी परंपरा में जीवन बिताना उनका कार्य है। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसे ही गुण हैं? उनके जो संघर्ष हैं, यह कोई आवश्यक नहीं कि वह बालक जो है वह पुरातन काल से संबंधित हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह जो बालक है, यह किन्हीं भी मछुआरे का घर का बच्चा हो सकता है, या कोई भी है इस प्रकार का जो जिनका जीवन रोजी रोटी खेती करने या मछली पकड़ने इत्यादि जैसे कार्यों में संलग्न होता होगा। तो उनके जीवन में उस प्रकार का संघर्ष है। उनके भीतर जो गुण विकसित हैं, वो उनसे यदि कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही सुविधा संसाधनों में पला बढ़ा है, तो उसके भीतर वह गुण नहीं होंगे, क्योंकि उसे वह संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो आखेटक थे वह क्यों घूमते थे, यानी पुरातन समय के लोग क्यों एक स्थान पर नहीं टिके रहते थे और क्यों वे घूमते रहते थे। जैसा कि पहले ही इन्होंने प्रश्न किया था तुषार ने कि क्या वे एक ही स्थान पर रुके रहते थे या वे घूमते रहते थे। तो यहाँ बताया गया है कारण कि 4 कारण हैं कि वे एक जगह पर नहीं रहते थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, यानी कि जानवरों के पीछे भी ये जाते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे, यानी कि जैसा कि तुषार का प्रश्न था कि लोग किस प्रकार से यात्रा करते थे, तो लोग जो कि उस समय
संसाधनों का अभाव था, पहियों का आविष्कार नहीं था, लोग पैदल ही यात्राएं करते थे। कहाँ यात्राएं करते थे तो रिश्ते नातेदारों से मिलने के लिए भी जाते थे, भोजन की तलाश में, मौसम की मार से बचने के लिए भी यहाँ वहाँ जाते थे। प्रश्न पूछा गया है, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? प्राय जो बच्चे हैं वो साइकिल से या बस से ही स्कूल जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। तो अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? हाँ, पैदल जाने में अधिक समय लगता है। यदि कोई साइकिल से जाता है तो थोड़ा कम समय लगता है, और कोई बस से जाता है तो बहुत कम समय लगता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? यह स्वाभाविक सा प्रश्न है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक से तात्पर्य आदि मानव से है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों के लिए एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। सबसे पहले चित्र देख लेते हैं। यह चित्र क है। एक बड़ा पत्थर है, यह थोड़ा सा नुकीला। ख जो है वो थोड़ा नुकीला और छोटा है। अंगा है, ये तो गोल है पूरा एकदम। ग जो है यह थोड़ी मध्य आकृति है। और जो घ है ये बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं। तो अब यहाँ इनके विषय में बताया गया है, पत्थर से बने औजार। क, ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं, यानी कि ये प्राचीनतम औजार है जो पत्थर से बना है। क। ख है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी कि इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। और ग, इन्हें बाद में बनाया गया, इन्हें और बाद में बनाया गया, यानी ये जो पत्थर हैं ग, इन्हें बाद में बनाया गया। और जो घ है, इन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था, यानी ये जो गोल छोटी छोटी जो पत्थर हैं इनको 10,000 साल पहले बनाया गया था। और ये जो अंगा है ये गुटिका या प्राकृतिक पत्थर हैं, यानी ये जो अंगा है ये प्राकृतिक पत्थर हैं। इन पत्थरों को देख करके अलग अलग भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक अर्थात आदिमानव लोग थे वो इस भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जो कि बहुत बड़ा समय है, बहुत प्राचीन समय है और उनका जीवन कष्टमय था। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। इनमें से जो घ है, निश्चित रूप से यह बाण के लिए प्रयुक्त होने वाला पत्थर प्रतीत होता है। जो पत्थर पेड़ काटने के लिए या टहनियाँ काटने के लिए है, मेरे हिसाब से तो ये पत्थर क और ख दोनों ही लग रहे हैं। और जो अंगा पत्थर है ये निश्चित रूप से घ जैसे पत्थर बनाने के लिए जो अंगा पत्थर है इसका प्रयोग किया जाता है। ग को भी काट करके ही घ जैसे पत्थर बनाए गए हैं। अब यहाँ पत्थरों के उपयोग दर्शाए गए हैं। यहाँ पर
पौधों की जो जड़ है उसको निकालने के लिए ऐसे पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ जानवरों की खाल उतारने से संबंधित कार्य प्रतीत होता है। यहाँ बताया भी गया है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जा रहा है, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी यह नुकीला पत्थर है, इससे जानवरों से बने जो खाल हैं उनको सिलने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, यानी आदिमानवों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। थोड़ी निरस्ता के रूप में शब्दों का प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक की जगह आदिमानव यदि शब्द प्रयुक्त होता तो संभवतः अधिक रुचि उत्पन्न होती, मगर ये एनसीईआरटी का पैटर्न है। यहाँ पूरा पाषाणिक पुरास्थल जो त्रिकोण है, लाल त्रिकोण, कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका, यहाँ पर आदिमानव रहा करते थे। जो नीला चौकोर जो क्षेत्र है यहाँ पर नव पाषाणिक पुरास्थल है, यानी बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलडिहवा, महागड़ा, दाउजली, हिटिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली। हरा जो है वो महापाषाणिक पुरास्थल है, आदिचनलूर, ब्रह्मगिरी। और आरंभिक गांवों में यदि बात करें तो इनाम गांव जो है आरंभिक गांव के रूप में दर्शाया गया है, और आधुनिक नगर की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, ये आधुनिक नगर हैं। इस प्रकार से हमने इस मानचित्र को देखा जो कि पुरास्थलों के विषय में, महत्वपूर्ण पुरास्थलों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जो लाल त्रिकोण है, यानी कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका। यहाँ आदिमानव रहा करते थे, यानी 20 लाख साल पहले। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों के से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। यानी पत्थरों से जो औजार बनाना यह बहुत कठिन कार्य होता था निश्चित रूप से, क्योंकि जो पुरातन जो लोग थे यानी आदिमानव थे, इन पत्थरों का निर्माण करके जो है भोजन एकत्रित करते थे, और जानवरों का शिकार करना, पेड़ पौधों से आवश्यक खुराक प्राप्त करना, यह उनका महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। और इसके लिए वे पत्थरों पर पूरी तरह से आश्रित थे। इसलिए ऐसे पत्थरों से वो औजारों का निर्माण करते थे, और इन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था जहाँ पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग भी होंगे जो औजार बनाते थे। तो आगे देखते हैं हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। यानी यहाँ पर इन स्थानों पर लोग रहा भी करते थे, यानी लंबे समय तक रहा करते थे, तो उन्हें आवासीय उद्योग स्थल भी कहते हैं। और उद्योग स्थल क्यों, कैसे जानकारी हुई कि यह उद्योग स्थल है, तो वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे पत्थर मिले और हथियार बनाने का जो भी औजार है वहाँ पर मिला होगा निश्चित रूप से।
भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? यह वो एक गुफा है, यह भीमबेटका की गुफा का चित्र है और इन गुफाओं में लोग रहा करते थे, यानी आदिमानव लोग रहा करते थे। निश्चित रूप से जानवरों से बचने के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए इत्यादि कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण वे लोग यहाँ रहा करते थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत तरह की सभ्यताएं जो हैं वो विकसित भी हुई। क्या उनकी दृष्टि इन गुफाओं पर नहीं पड़ी होगी? उनके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए होंगे? वे इन पुरातन आदिमानवों के विषय में वे लोग क्या सोचते होंगे? क्या उन्हें जानकारी होगी कि यहाँ लोग पुरातन लोग रहे होंगे? आश्चर्य की बात है कि ऐसे स्थलों की खोज सन 1900 के पश्चात, यानी 1921, 1928, 1957 इस प्रकार के क्रम में जो है ऐसे स्थलों की खोज आरंभ हुई जहाँ पुरास्थलों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हुई, जहाँ आदिमानव रहा करते थे। बड़े आश्चर्य की बात है। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, अन्य। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि आप जहाँ रहते हैं क्या आपका आवास और उद्योग स्थल एक साथ है या अलग अलग है या कुछ और? आप अपने आवास को किस नाम से पुकारेंगे? निश्चित रूप से आवास ही है। उद्योग स्थल कहीं दूर है। कुछ लोगों का उद्योग स्थल और आवास एक ही स्थान पर होता है, जैसे दुकान और घर एक ही में जुड़ा होता है, तो उनके लिए तो आवास और उद्योग स्थल ऑप्शन ग सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पुरास्थल ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन लोग रहा करते थे। वे लोग वहाँ रहे, उसके पश्चात उस स्थानों को छोड़ करके कहीं और जा कर के बस गए और वे स्थान कहीं या तो ज़मीन के अंदर पहुँच गए या फिर समुद्र और नदी के नीचे तल में पहुँच गए या डूब गए, या किन्हीं कारणों से वे स्थल जो है आज भी कहीं न कहीं पर्वतों या फिर ज़मीन के नीचे दबे हुए हों और जिन्हें आज भी पुरातात्विक लोग, पुरातत्व विभाग के लोग ढूंढते होंगे या ढूंढने की चेष्टा करते होंगे। ऐसे न जाने कितने पुरास्थल होंगे जो सभ्यताओं ने जिन्हें या लोगों ने जिन्हें अपने रहने के लिए नष्ट कर दिया होगा, क्योंकि हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीत चुके हैं। आज भले ही पुरास्थल के नाम पर भीमबेटका या हुंसगी इत्यादि क्षेत्रों का नाम लिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे जो नष्ट हो चुके होंगे। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़े जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। यहाँ पर एक दर्शाया गया है, जो पहला पंक्ति है उसके विषय में यहाँ जानकारी दी गई है, कैसे बनाए जाते थे। यहाँ एक
जो गोलनुमा आकृति है उससे एक पत्थर को काट करके नुकीला बनाया जा रहा है। इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है? निश्चित रूप से पहली तकनीक है जिसमें पत्थर से पत्थर को टकराया जा रहा है। दूसरी तकनीक है, इसको दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। यहाँ बार बार 2 शब्द बार प्रयुक्त हुआ शब्द शल्क। शल्क का क्या अर्थ है? शल्क का अर्थ होता है छोटा पत्थर या छोटा नुकीला पत्थर। अब यहाँ पर दूसरा जो तरीका है वह है दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक सिरे की सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं। यानी उन्हें छोटे छोटे नुकीले पत्थर या ऐसे पत्थर बनाए जैसे जिनसे बाणों का जो फण होता है, जो ऊपरी भाग होता है, इनसे बनाए जाते हैं। इस तकनीक से बनाए जाते हैं, से वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो दबाव शल्क तकनीक, इसके विषय में निश्चित रूप से यूट्यूब इत्यादि पर स्थानों पर संबंधित वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ किस प्रकार से ऐसे बनाया जाता है इन बाणों को, उसके विषय में बताया गया है। आगे आते हैं आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल की गुफा ढूंढने को कहा गया है मानचित्र 2 में। कुरनूल की गुफाएं, यह रही कुरनूल की गुफाएं और इन्हें हमने ढूंढ निकाला। ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। कुरनूल की गुफाएं एक पूरा पाषाणिक पुरास्थल है जिन्हें हमने देखा। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। यानी ये पूरा 2 लाख साल पहले यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आग का उपयोग खाना भोजन पकाने के लिए किया जाता है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व तो आग का प्रयोग रात्रि में अंधकार को दूर करने के लिए भी किया जाता था। बदलती जलवायु की यदि बात करें, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यहाँ बदलती जलवायु के विषय में बताया गया है। क्लाइमेट चेंज आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ बताया गया है कि 12,000 साल पहले बहुत बड़ा एक कोई क्लाइमेट चेंज हुआ था और इससे इस क्लाइमेट चेंज के परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने लगे थे और यहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई इस क्लाइमेट चेंज के कारण। और आगे बढ़ते हैं, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यानी जो सबसे पुराना काल था उसको पुरापाषाण काल कहा गया है। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है।
पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो काल है वो पूरा पाषाण काल है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, यानी पूरा पाषाण युग। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। यदि हम कहते हैं 12,000 वर्ष पूर्व तो इसका अर्थ है 10,000 ईसा पूर्व। यदि हम कहते हैं कि 10,000 साल पहले तो इसका अर्थ है 8,000 ईसा पूर्व। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नव पाषाण का मतलब क्या होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? ये एक शैल चित्र है, इसके बारे में बताओ। इस चित्र के बारे में बताओ। तो यहाँ निश्चित रूप से एक शिकार करता हुआ कोई मनुष्य है, वो शिकार कर रहा है और ये जो आकृति है वह हिरन की आकृति लगती है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। बड़ी कुशलता से और सजीव चित्रण किया गया है, यानी ये जानवर भाग रहे हैं और इंसान इनका पीछा कर रहे हैं। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। आश्चर्य की बात है कि लगभग हमें जो जानकारियां मिलती हैं, जो कथाएं मिलती हैं, वह लगभग आज से 5,000 वर्ष पूर्व तक का जो है इतिहास हमें ज्ञात है। लेकिन इससे पहले लोग कैसे रहा करते थे, उनका दैनिक जीवन कैसा था, इसके विषय में हम संभवतः इसे जानने में हम आज भी असमर्थ हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही जो बातें या जो जानकारियां हैं उन्हें हम जान पाते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से
शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुंसगी ढूंढिए। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों से भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। कौन सा चित्र? यह चित्र एक फ्रांस की गुफा का है। वाह, बहुत सुंदर कलाकृति है ये। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे कि कोई कलाकार है, वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है, अभिव्यक्ति चाहता है, उसने जो देखा है वह उसे अभिव्यक्त करना चाहता है, उन्हें आकृति देना चाहता है, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि किसी की कला की भावना जागृत हो गई होगी किसी। और लगभग बताया जा रहा है जिस प्रकार से कि यह कलाकृति जो है लगभग 100 साल पहले खोजी गई थी और 20,000 साल पुरानी, 20,000 से 10,000 साल पुरानी है लगभग। तो कल्पना करो, आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? 12,000 साल पहले जब भाषा तो रही नहीं होगी तो कहानी कैसे कोई सुनाएगा? और बंदरों जैसी भाषा रही होगी उस समय तो। और भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं मामा यदि, तो उनकी चित्रकारी को यदि कोई बच्चा होगा छोटा तो उनकी चित्रकारी को तो बिगाड़ ही देगा, फिर भी उन्हें बनाने की चेष्टा करेगा। यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। आखेटक, खाद्य संग्राहक, जो कि आदिमानव शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया एक बहुत ही विचित्र सा शब्द है। पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ बताई गई हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आरंभ लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। हमने इस अध्याय को देखा। आगे का अध्याय क्रम हम इसी प्रकार देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।